क्या विपक्ष के वो तमाम आरोप सही हैं जिसमें वो कहता है कि केंद्र की मोदी सरकार जानबूझकर विरोधी दल के नेताओं को परेशान कर रही है? केंद्रीय जांच एजेंसी के सहारे विपक्ष को डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। ये सवाल बार बार उठते रहे हैं और अब जब मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो सियासी गलियारों में एक बार फिर चर्चा गर्मा गई, क्योंकि सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना जितनी बड़ी बात है उससे भी ज्यादा बड़ी बात है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जिला न्यायालयों में जमानत का नियम खत्म हो रहा है और इस प्रवृत्ति का गहन मूल्यांकन करने की जरूरत है और सभी जिला न्यायाधीशों को मुझे बताना चाहिए कि यह प्रवृत्ति क्यों उभर रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों पर सवाल उठाए और मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी और इस जमानत ने कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई को कटघरे में खड़ा कर दिया है कि क्या ईडी सीबीआई वाकई सरकार के दबाव में काम कर रही है? क्या सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने निजी फायदे के लिए करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्ट ने कह दिया कि ईडी सीबीआई के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है और वो बस जानबूझकर मनीष सिसोदिया को जेल में रखना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी सीबीआई की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि हमें लगता है कि करीब 17 महीने की लंबी कैद और सुनवाई शुरू न होने के कारण अपीलकर्ता को त्वरित सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। हाल के उदाहरणों का संदर्भ दिया गया जिसमें कहा गया कि जांच एजेंसियां अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए जमानत का विरोध नहीं कर सकती अगर वो तुरंत सुनवाई सुनिश्चित नहीं कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ने अब जांच एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए। अब जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो कयास ये भी लग रहे हैं कि हो सकता है अब अरविंद केजरीवाल भी बाहर आ जाएं। नहीं, हमें उम्मीद है कि सबको न्याय मिलेगा और खासकर आप पार्टी के जितने नेता जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल, उन्हें भी न्याय मिलेगा। अब जैसा कि अखिलेश यादव कह रहे हैं और ऐसा हो गया तो दिल्ली चुनाव से पहले ये बीजेपी के लिए टेंशन की बात हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के साथ आम जनता की सहानुभूति है जिसे केजरीवाल वोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब केजरीवाल बाहर आएंगे या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और अब मनीष सिसोदिया को मिली जमानत ने तमाम सवालों को जन्म दे दिया है, क्योंकि ईडी और सीबीआई शुरुआत से ही शक के घेरे में रही है। विपक्ष हमेशा कहता है कि मोदी सरकार गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को गिराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। जांच एजेंसियां बिना सबूतों के विपक्षी नेताओं को जेल में डाल देती हैं। ऐसे में जैसे ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिली, आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी सरकार पर हमला बोला। मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा।
तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। ना 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, ना सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, ना मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद, इसमें यकीन रखती है। उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले चुनावों में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे। अब मोदी सरकार पर तानाशाही के ये आरोप कोई पहली बार तो नहीं लगे हैं और विपक्ष तो आरोप लगाता ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ईडी सीबीआई को लताड़ लगाना अपने आप में बड़ी बात है। यही वजह है कि कोर्ट के बयान की चर्चा ने सियासत को गरमा दिया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ईडी सीबीआई को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की हो। मनीष सिसोदिया मामले में ही पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि यह मामला कब खत्म होगा। वहीं एक और मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीश एमआर शाह ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि उनका अनुभव कहता है कि जब भी कोई वित्तीय घोटाला होता है और सीबीआई या ईडी तस्वीर में आती हैं तो देरी होती है, इसमें कई साल लग जाते हैं। शीर्ष अदालत ने सीबीआई से यह भी पूछा था कि वो बताएं कितने वित्तीय घोटालों के मामले में तार्किक अंत हुआ है। इसी तरह जब हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट से जमानत मिली थी तब भी हाईकोर्ट की 3 बड़ी टिप्पणियों ने ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हाईकोर्ट ने बेल हियरिंग के दौरान कहा था कि पूरे केस से पता चलता है कि प्रार्थी विशेष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से 8.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण और कब्जे के साथ साथ अपराध की आय से जुड़े होने में शामिल नहीं है। किसी भी रजिस्ट्रार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि के अधिग्रहण और कब्जे में याचिकाकर्ता की प्रत्यक्ष भागीदारी का कोई संकेत नहीं है।
हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर याचिकाकर्ता ने 2010 में उक्त भूमि का अधिग्रहण किया था और उस पर कब्जा था तो उस समय वो सत्ता में नहीं था, तो भूमि से विस्थापितों द्वारा अपनी शिकायत के निवारण के लिए अधिकारियों से संपर्क न करने का कोई कारण नहीं था। हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का यह दावा कि उसकी समय पर की गई कार्रवाई ने अभिलेखों में जालसाजी और हेराफेरी करके भूमि के अवैध अधिग्रहण को रोका है। इस आरोप की पृष्ठभूमि में विचार करने पर एक अस्पष्ट कथन प्रतीत होता है कि भूमि पहले से ही अधिग्रहित थी और याचिकाकर्ता द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया था। आखिर में झारखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि प्रार्थी को जमानत देने से कोई हानि नहीं होने वाली है। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद भी विपक्षी दल मोदी सरकार पर हमलावर हो गए थे और अब एक बार फिर जब मनीष सिसोदिया को जमानत मिली तो विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मोहर लग गई कि ईडी जबरदस्ती गिरफ्तारी करती है और मामलों को लंबा खींचती है। ये दोनों जमानत इस बात का जीता जागता उदाहरण है। इन सब के बीच कयास ये भी लगने लगे थे कि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, हेमंत, संजय राउत की तरह अब अगला नंबर राहुल गांधी का भी हो सकता है। ईडी राहुल को भी गिरफ्तार कर सकती है। दरअसल खुद राहुल गांधी ने एक ट्वीट करके इस तरह की आशंका जाहिर की थी। राहुल गांधी ने 2 अगस्त को इंग्लिश में एक ट्वीट लिखा था जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी ने लिखा था कि जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है, वाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं। अब हम राहुल गांधी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उनके ये आरोप सही थे या गलत थे इसका हम कोई भी इस पर दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है उस पर विचार और चर्चा दोनों होना जरूरी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि सांप सीढ़ी का गेम अब बंद होना चाहिए। किसी भी नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए नहीं बाध्य किया जा सकता। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।